हेलो बच्चों, मेरा नाम मानव कुमार मिश्रा है और मैं आज आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का अगर मैं मतलब देखूं तो ये कहता है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि ये एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं अपने सारे के सारे काम करवाता हूँ। ठीक है, और उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, विथ एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट है, उनको अचीव करना मेन काम होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, और वो उसको हमें अचीव कैसे करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको मैनेजमेंट के मीनिंग के अंदर मेन वर्ड्स दिखाऊं तो वो क्या है कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, वो जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, अपने गोल्स को अचीव करता हूँ, वो भी कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अपने को समझना पड़ेगा कि यह प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो प्रोसेस बोले तो सिंपल शब्दों में प्रोसेस इज अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, मैनेजमेंट को भी मैं क्या बोलता हूँ, प्रोसेस बोलता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट किसी भी काम को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, और उनके अंदर मैनेजमेंट को, उन फंक्शंस को मैं क्या बोलता हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले हम समझते हैं कि यार ये कैसे हुआ। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है कि अपने फ्रेंड को एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यार बर्थडे पार्टी देनी कैसी है, किस टाइप की पार्टी होनी है, आपको पहले उसको प्लान करना पड़ेगा। ओके, और उस बर्थडे पार्टी के अंदर के देने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे केक, म्यूज़िक, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आपको उन सभी रिसोर्स को क्या करना, एक प्लेस चाहिए, तो उन सभी रिसोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास रिसोर्स है, आपके पास प्लान है। ओके, तो आपको क्या चाहिए यार कि ये जो बर्थडे पार्टी है उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको कुछ फ्रेंड्स चाहिए जो आपकी हेल्प करेंगे, यानी बोले तो मैनेजमेंट की भाषा में हमें स्टाफ चाहिए। ओके, अपने पास सब कुछ आ गया, अब आपको बस क्या करना है, उनको डायरेक्ट करना है कि यार डेकोरेशन किस तरीके से होना चाहिए, म्यूजिक कहाँ लगेगा, ठीक है, कितने, कब आपका फ्रेंड आएगा, कब कब इनविटेशन, बर्थडे पार्टी का टाइमिंग क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे। और जब आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कर लिया, तो अब आपको देखना है कि जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने क्या किया था, आपने प्लान किया था, एक्चुअल रिजल्ट वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअली फंक्शन हम वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, अपने एंड रिजल्ट को, ठीक है, और अपने जो क्या कहते हैं, हमारे प्लान कर रखा था हमने, उन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर कोई डिफरेंस है, कोई वेरिएशन है, तो हम उसको क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं उसे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, वहीं पे फिर मुझे अब क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो वर्ड और मैंने यूज़ किया था मीनिंग के अंदर, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मुझे अपना काम करना है, आपको बर्थडे पार्टी देनी है, मगर बर्थडे पार्टी दे थ्रो करना आपके फ्रेंड के लिए सिर्फ उतना ही मकसद नहीं है। आप जो बर्थडे पार्टी उसके लिए ऑर्गेनाइज करोगे, वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। दो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर केस स्टडी भी आती है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। क्या वर्ड यूज़ हुआ है, इफेक्टिव। ठीक है, और दूसरा क्या वर्ड यूज हुआ है, एफिशिएंट। ठीक है, अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, क्या बात करूं, मीनिंग की बात करूं कि भैया मतलब क्या होता है इसका, तो इसका मतलब बेटा, अगर किसी काम को इफेक्टिव करने का मतलब क्या है कि जो भी काम आपको मिला है, ठीक है ना, उस काम को गिवन टाइम फ्रेम में क्या करना, कंप्लीट करना, यानी कि कंप्लीटिंग टास्क इन गिवन टाइम, यानी कि जितना टाइम आपके पास था उसी टाइम में उसको काम को कंप्लीट करना है। जैसे कि आप पढ़ने बैठे हो और आपने एक चैप्टर के लिए सपोज करो 2 आवर अलॉट किए हैं, तो उस चैप्टर को अगर आपने 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया, तो आप क्या कहोगे, आपने इफेक्टिव पढ़ाई की है। आप क्या कहोगे, आपने इफेक्टिव पढ़ाई की है। ठीक है, अगर मैं एफिशिएंट का मतलब देखूं तो ये कहता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट पे करना है। एफिशिएंट का मतलब है किसी भी काम को करना, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे। अब मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो काम को करना मिनिमम इनपुट का इस्तेमाल करके क्या करना, मैक्सिमम आउटपुट देना ही हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्लीटिंग टास्क, अगर मैं इसका मतलब बताऊं तुम्हें, तो कंप्लीटिंग टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम आउटपुट।
ओके, ये बात समझ आई। यानी कि आपको क्या करना है, कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आउटपुट निकालना है। यानी अगर आपको मैं बर्थडे की बात करूं तो आपको क्या करना है, कम से कम खर्चा करके एक अच्छी सी अच्छी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। ये अगर आप ये दोनों चीज़ कर पाए तो आप क्या कहोगे, जो मैंने उसको अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी दी थी वो इफेक्टिव और एफिशिएंट था। ठीक है, अब देखो यार, यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है एंड रिजल्ट अचीव करना। एंड रिजल्ट अचीव करना। यहाँ पे ना कितना खर्चा हुआ ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। कितना खर्चा हुआ है यहाँ पे, इससे कोई लेना देना नहीं। बस आपका क्या मकसद था, इस यार दोस्त है तो उसको पार्टी देनी है, खर्चे की अपने को परवाह नहीं है। ठीक है, जबकि मैं बात करता हूँ किसकी, एफिशिएंसी की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट और बेनिफिट देखते हैं। यार जितना पैसा खर्च किया, क्या उसके जितना मुझे बेनिफिट मिल रहा है, दोस्त से नहीं। मतलब कि जो जो आप रिसोर्स लेके आए उस रिसोर्स का इस्तेमाल ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेन मकसद क्या होता है अपना, कंडक्टिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, यानी कि आपने इफेक्टिव का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, और अब क्या करना है, कंसिडरेशन, डूइंग द। यहाँ पे मेनली अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे ना सही काम, ठीक है ना, सही टाइम से करना है। ठीक है, क्या करना है, सही काम करना है। यानी कि अगर मैं बात करूं डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द राइट टास्क, यानी कि आपने क्या किया, जो आपको काम अलॉट हुआ था वो काम आपने क्या किया, सही सही कर दिया। यहाँ पे काम सही सही काम करना है। और जब मैं एफिशिएंट का बोलता हूँ तो काम को सही तरीके से करना है। ठीक है ना, यानी कि डूइंग द टास्क इन राइट वे। यहाँ पे आपको काम कंप्लीट करने से मतलब है, यहाँ पे आपको काम सही तरीके से कंप्लीट करने से मतलब है। दोनों के बीच में आपको फर्क समझ आया, डूइंग द टास्क इन राइट वे। ओके, ये बातें थी आपकी, क्या जो आपको समझनी थी। ठीक है, आप डिटेल के लिए आपके पास जो बुक्स हैं आप उनको रेफ़र करोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा इसके सारी डिटेल्स। तो यहाँ मेन बात यही है जिसके थ्रू अगर इतना बात आपने ध्यान रखा तो एग्ज़ाम के अंदर जब केस स्टडी आएंगे इस टॉपिक पे तो आप क्या कर पाओगे, उसे ईजीली कर पाओगे। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार मुझे जो काम करना है वो इफ़ेक्टिवली करना है या एफिशिएंटली करना है। तो एक बात ध्यान रखना, मैनेजमेंट को ना क्या होता है, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों चाहिए होती है। आपने मीनिंग देखो, मीनिंग में वर्ड क्या यूज़ हुआ है कि जो मुझे काम करना है, गेटिंग थिंग्स डन विथ एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ पे वर्ड ये नहीं यूज़ हुआ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कि दोनों में से कुछ एक रहेगा तो चल जाएगा, नहीं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है, काम को इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों से ही करना है। तो यानी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे लिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्या हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा अधूरा है। ठीक है ना, तो हमें जब भी कोई काम करना है तो इफेक्टिवली यानी विद इन गिवन टाइम, ठीक है, एफिशिएंटली यानी कि विद इन गिवन कॉस्ट की। अगर आपको बताएगा यार ये काम तुझे 10,000 के अंदर अंदर करना है तो आपको वो काम 10,000 के अंदर ही करना पड़ेगा, तभी आप क्या कहोगे, एफिशिएंट कहलाओगे। अगर आपने वो काम किया एक दिन के अंदर टाइम कर, कोई भी आपको वर्क दिया गया था उसके लिए आपको सपोज करो 1 डे दिया था, आपको कॉस्ट कितनी मैक्सिमम इनकर करनी थी, 10,000 करनी थी। सपोज करो आपने वो काम एक दिन में कर दिया तो आप इफेक्टिव कहलाओगे। क्या कहलाओगे आप, इफेक्टिव कहलाओगे। मगर आपको काम करने में खर्चा कितना कर दिया आपने, 11,000 कर दिया, तो आप इफेक्टिव तो हुए, ठीक है ना, मगर एफिशिएंट नहीं हुए। आप इफेक्टिव तो हुए मगर एफिशिएंट नहीं हुए। सपोज करो आपने उसी काम को कंप्लीट करने में 2 डेज लिए हैं, मगर आपकी कॉस्ट कितनी आई, 9,000, यानी विद इन कॉस्ट किया, 10,000 के अंदर अंदर कर दिया, मगर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया। तब आप क्या कहलाए, आप एफिशिएंट कहलाए मगर इफेक्टिव नहीं कहलाए। तो आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना है, यानी एक दिन के अंदर ही काम कंप्लीट करना है और काम कंप्लीट करने का जो खर्चा है वो आपका 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या कहलाओगे, इफेक्टिव और एफिशिएंट कहलाओगे। ठीक है ना, याद रखना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अगर दोनों साथ रहें, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जब साथ साथ रहेंगे तभी क्या हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिट होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट रहेगी उनको क्या होगा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
ठीक है, ये हमारा क्या था, डिस्कशन था किसके ऊपर, हमने समझा मीनिंग, हमने समझा इफेक्टिवनेस का मतलब, हमने समझा एफिशिएंसी का मतलब, और हमने समझा क्या, प्रोसेस का मतलब। ओके, इनको दिमाग में बहुत ध्यान से रखना, आपको केस स्टडी यहाँ पे हेल्प करेगी कंप्लीट करने में। देखो बच्चों, अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे मैं इनको शॉर्ट में यूज़ बोलूँगा आपसे, चाहे मैनेजमेंट के फीचर्स पूछे, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, या आपसे क्या पूछे, आपसे पूछे नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछे, तब भी आपको यही सारे पॉइंट लिखने हैं। मैं इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में क्या यूज़ करता हूँ, FCN ऑफ मैनेजमेंट, FCN ऑफ मैनेजमेंट। नेचर पूछे, फीचर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आपको यही आंसर देना है। ठीक है, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या बोलता है कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। और आपको ध्यान रहेगा कि मैंने अभी भी जब आपको मीनिंग समझाया तो वहाँ पे भी क्या बताया था आपने, विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग गोल, वहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल्स को अचीव करना। तो मैनेजमेंट के जितने भी एफर्ट रहेंगे, मैनेजमेंट जो भी एक्टिविटी कर रहा होगा ना, उन सभी एक्टिविटी का मेन एम क्या रहेगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन गोल क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। कई ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपने सेल्स को क्या करना चाह रही होंगे, इंक्रीज करना चाह रहे होंगे, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने चाह रहे होंगे। ठीक है ना, नए नए प्रोडक्ट क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स बढ़ाना चाह रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, और उनको हमें क्या करना है, अचीव करना है। मैनेजमेंट के सारे एफर्ट्स जो होते हैं ना, किसकी तरफ लगे होते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आया आपका, नेक्स्ट पॉइंट आया कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। यानी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि जो वो सारी के वो एक्टिविटीज़ जो हर जगह पे हो, हर जगह हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाए। तो जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ ना, तो और चाहे मैं किसी बड़ी कंपनी की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ, मैं रिलायंस की बात करूँ, मैं टाटा की बात करूँ, या किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ। ठीक है, किसी छोटे से क्या कहते हैं, जो आपके गलियों के अंदर जो दुकान होते हैं, मैं उनकी बात करूँ, या इवन मैं आपको घर से आपके घर की बात करूँ, वहाँ हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो आपका क्या हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, या क्या कहते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन या बिग ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रॉफिट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। ठीक है, मैनेजमेट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिग स्मॉल। ठीक है, चाहे वो इधर इट इज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, या प्रॉफिट मेकिंग, या क्या हो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बेटा, अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वेल मैनेज्ड नहीं हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन वेल मैनेज्ड नहीं हुई, तो वहाँ वो अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज क्या, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या बोलूं, अगर मैं आपको मल्टी डायमेंशनल का मतलब समझाऊं, तो मैनेजमेंट की मुझे सिर्फ किसी एक काम में नहीं, एक से ज़्यादा कामों में, एक से ज़्यादा चीज़ों को मुझे क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि किस तरीके से मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, मैंने आपको क्या बोला कैरेक्टरिस्टिक कि मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है, क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल है। तो यहाँ पे हमें ना क्या करना पड़ता है, एक से ज़्यादा चीज़ों को मुझे क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब मैं बात करूँ मल्टी डायमेंशनल की, तो मैं ना तीन पॉइंट में मुझे इन चीज़ों को क्या करना है, समझना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब यहाँ पे समझना, देखो बेटा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है ना, तो वो जिस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, उनको क्या करना होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट की टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने काम को मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं देखूँ कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो मेनली एक्टिविटी परफॉर्म होती है, वो किस चीज़ से रिलेटेड होगी, पेशेंट्स को किस तरीके से उनके एडमिशन से लेके उनके क्या कहते हैं डिस्चार्ज तक की एक्टिविटी को हमें क्या करना होता है, मैनेजमेंट करना
करना होता है। स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट्स, टीचर्स, जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि बसेज हो गई, क्लासरूम हो गई, उन सभी चीज़ों को मुझे क्या करना है, मैनेज करना है। किस तरीके से टाइमली क्लास कंडक्ट हो, टाइमली कोर्स कंप्लीट हो, ठीक है, टाइमली बच्चों के एग्जाम्स किए जाएँ, वहाँ पे इन एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता होगा। अगर मैं इसी तरीके से किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में जाऊँ तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो अलग अलग टाइम पे जो क्या कहते हैं वो एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, उन एक्टिविटी को मैनेज करना कि कब कि भैया की जो आसपास की लोकेलिटी है, सपोज करो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो फ्री एजुकेशन देता है या क्या करता है वो फ्री मील प्रोवाइड करता है, तो उसको मेन काम क्या होगा कि ये देखना कि किस तरीके से टाइमली मील प्रिपेयर हो, जिनको वो मील हमें प्रोवाइड करना है उनको वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उन तक कैसे टाइमली और क्या कहते हैं रेगुलरली मील अवेलेबल करवा पाएँ। यानी कि ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि हम जिस टाइप की भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उनको ढंग से करना, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मैं देखूँ तो यहाँ पे ना 3 मेनली एक्टिविटी इनसे रिलेटेड होती हैं। क्या? प्लानिंग, ओके, फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और तीसरा क्या? कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि हमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। मुझे लोगों का काम के सिर्फ काम को मैनेज करने से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो जाएंगे। मुझे काम को तो मैनेज करना ही करना है, मगर मेरे यहाँ पे जो लोग, मेरे एम्प्लॉय, जो मेरे मैन पावर हैं, जो वो जो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे उनको भी क्या करना है, ढंग से मैनेजमेंट करना है। यानी कि दूसरा क्या बोलता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। ये सबसे क्रूशियल है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्स होते हैं उनके पास, मगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, उसकी मैन पावर है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मैन पावर को ढंग से मैनेज नहीं कर पाई ना, अगर सपोज करो उसने क्या किया, लेबर 1000 लेबर हैं, ठीक है, उसके अंदर से 9000 लेबर तो काम कर रहे हैं, मगर 100 लेबर अभी भी खाली बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई मशीन खराब हो गई है या वो वेट कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, या फिर कोई दूसरे चीज़ में, तो वो क्या होगा, 100 लेबर आपके खराब हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, अपने मैन पावर को ढंग से मैनेज करना पड़ता है। उनके टाइमिंग्स, उनके वर्क, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क, ठीक है ना, उन्हें कब ब्रेक देना है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, उनके आने का टाइम, उनके जाने का टाइम, अटेंडेंस, हर एक चीज़ को मुझे क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेन एक्टिविटी जो इनसे रिलेटेड होती है वो क्या होती है, स्टाफिंग, ठीक है, कि प्रॉपर मेरे पास क्या हो, स्टाफ हो, जब मेरे पास शॉर्टेज ना हो। और जब मैं अपने यहाँ पे मेरे पास मैन पावर आ गए हैं तो मुझे क्या करना है, उनको प्रॉपरली डायरेक्ट करना है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग मेन चीज़ें, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे, तो जब मैं मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क किया मैंने, मैनेजमेंट ऑफ पीपल किया मैंने, और साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की बात करता हूँ मैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और देन उसको क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको सेल्स को मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, अरे प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होंगे ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज को मैनेज करना पड़ेगा। यानी ये सारे के सारे बेसिक ऑपरेशंस मेरे यहाँ पे परफॉर्म हो रहे होंगे, क्या, प्रोडक्शन, सेल, परचेजिंग, तो मुझे इन सभी चीज़ों को भी क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, प्रोडक्शन, सेल्स और क्या, परचेजेस, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ना, मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी चीजों को मैनेज कर रहा हूं, इन सभी चीजों को मैनेज कर रहा हूं। इसीलिए मैंने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। ओके, समझ आया आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आया, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यानी कि अगर मैंने एक बार कोई चीज़ को मैनेज कर दिया तो अपना काम वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाएगा। मुझे वो सारी की सारी एक्टिविटी, वो सारे के सारे प्रोसेस जो है ना, बार बार कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो एक गोइंग कंसर्न है, वो चलती चली जाएगी और उसके अंदर एक्टिविटीज़ जो है ना वो भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म होते रहेंगे। इसलिए मुझे हर एक चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली मैनेज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि मैनेजमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग,
ठीक है ना। मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग फंक्शन है, ठीक है ना। जितने भी मैनेजर्स हैं ना उनको कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने थे, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया था। क्या मैंने आपको बताया था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये सभी के सभी फंक्शंस जो होते हैं मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं और बार बार परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। कई बार उनको प्लानिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है ना परफॉर्म करते रहना पड़ता है एक अलग अलग फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि ये सारी एक्टिविटी वो कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार प्लान कर लिया फिर भूल गए, नहीं, मुझे बार बार सिचुएशन को देखते हुए अपने प्लान्स करते रहना पड़ता है, उनके अंदर चेंजेस लाते रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, किसी एक का काम नहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना किसी एक का काम नहीं है। यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जिनके पास अलग अलग चीज़ों की क्या होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं। एक इंसान के पास सारी की सारी नॉलेज नहीं हो सकती। जो आपके पास इंजीनियर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के डिज़ाइन को देखेगा। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो आपके फाइनेंस को संभालेंगे, ठीक है। जो आपके यहाँ पे सेल्स मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेल्स की, ठीक है। जो आपके प्रोडक्शन मैनेजर हैं कि उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमली प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है। जो परचेज मैनेजर होंगे वो ये ध्यान रखेगा कि जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो टाइमली परचेज करके लेके आ पाए ताकि प्रोडक्शन ढंग से हो पाए। इस वजह से मैं क्या कहता हूँ कि ये सारे के सारे लोग मिल के काम करते हैं, और तभी अगर ये सारे के सारे मिल के एक सिंक में काम कर पाएँ तभी मैं क्या होगा, मैं ये बोलूँगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वेल मैनेज्ड है। इसलिए क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, किसी एक का काम नहीं है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करता हूँ। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा बिजनेस है, उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, मेरा बिजनेस इन्वायरमेंट है। उन सब का इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे होता है, उन सभी का इम्पैक्ट मेरे क्या होता है, मेरे बिजनेस पे होता है। और मेरे इन्वायरमेंट जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। और मुझे क्या करना है, उस चेंज को, जो भी चेंज आ रहे हैं मेरे बिजनेस इन्वायरमेंट में, उस पर नज़र रखनी है और उसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे देखते रहना है। जैसे ही लगेगा यार कुछ ऐसा चेंज आया है मेरे बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो मैं क्या करूँगा, अपने उस चेंज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करूँगा। और जैसे ही उस चेंज को अप्लाई करने लगूँगा, क्या होगा, मुझे फिर से सारी के सारी जो एक्टिविटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी की सारी चीज़ों में मुझे बदलाव लाते रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर चेंज आता रहता है विद द चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। ओके, अपना लास्ट पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि हम मैनेजमेंट, कोई चीज़ मैनेज्ड है या नहीं है उसे हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। सपोज करो आप एक क्लासरूम में एंटर करते हो और आप देखते हो कि जो क्लासरूम है वो क्या है, बिल्कुल शांत है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, यार ये क्लास कितनी अच्छी मैनेज्ड है, ठीक है ना, कितनी वेल मैनेज्ड क्लास है। तो हम मैनेजमेंट को बस फील कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। ओके, यहाँ से हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शुरू होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में मुझे 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं अपने को? 3 पढ़ने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हमने क्या किया हुआ है, 3 पार्ट में बांटा हुआ है। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, और इसे मैं शॉर्ट में क्या बोलता हूँ, SPG। ओके, देखो सर्वाइवल का मतलब क्या होगा कि सर्वाइवल फेज के अंदर क्या होता है कि जब कंपनी बिल्कुल नई नई एंटर होती है तो वो क्या चाहती है कि यार मैं मार्केट में एक लंबे टाइम तक टिका रह पाऊँ, ठीक है, मार्केट में एक लंबे टाइम तक क्या कर पाऊँ, मैं एग्जिस्ट कर पाऊँ, टिका रह पाऊँ, ताकि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊँ। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, लंबे टाइम तक तभी टिक पाएगी जब वो जो भी प्रोडक्ट बेच रही है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटी को करने के लिए जो कॉस्ट है वो उसको क्या कर पाए, वो रिकवर कर पाए, ठीक है ना। तो सर्वाइवल फेज में जनरली यहाँ पे क्या होता है, लंबे टाइम तक टिके रहना हुआ होता है, मार्केट में एग्जिस्ट करना होता है। और इस फेज में हम क्या कर, हम हमारे मेन टारगेट क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट है कम से कम वो रिकवर हो जाए, ठीक है ना। एक बार हम सर्वाइवल फेज को क्या कर पाए, पास कर गए, तो नेक्स्ट फेज क्या आता है हमारा, प्रॉफिट,
ठीक है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, प्रॉफिट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी अपने प्रोडक्ट को, प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अपने प्रोडक्ट को अपने कॉस्ट से ऊपर, प्रोडक्ट बोले तो कोई गुड्स हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, उसको जब मैं उसके कॉस्ट से ऊपर बेचता हूँ तो मुझे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एक बार हमने क्या किया, सर्वाइवल फेज पास किया, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने लग जाते हैं। और बेटा प्रॉफिट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये मोटिवेशनल फैक्टर है। ठीक है ना, जितना प्रॉफिट आपको मोटिवेट कर सकता है ना, उतना कोई दूसरी चीज़ मोटिवेट नहीं कर सकती है। ठीक है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ करने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को साइज में ग्रो करना, नए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, उन सबको क्या कराना बेटा, उनको बढ़ाना। जैसे कि सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब तक क्या वो बेच रही थी, फुटवेयर्स बेच रही थी। ठीक है ना, अब फुटवेयर्स के साथ साथ वो क्या कहते हैं, पर्स बेच रही है। ठीक है, उसने एक क्या कहते हैं, फूड इंडस्ट्री में भी उसने एंटर किया है। ठीक है, वो अब क्या करते हैं, नूडल्स बेचने लग गई है। तो इस तरीके से उसने क्या किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किया है। ठीक है ना, ग्रोथ इन साइज, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम जब इस तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को ग्रो करना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है, 3 चीज़ें, SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि देखो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, और उनको बेच कर क्या कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती है। तो इस वजह से उनका क्या होता है, कुछ सोसाइटी की तरफ भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहती हैं। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को मैं क्या बोलता हूँ, सोशल ऑब्जेक्टिव बोलता हूँ। इनमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं, उनकी वो अच्छी क्वालिटी पे हो। ठीक है ना, मैं क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिटी पे गुड सर्विसेज अच्छे दाम पे, रिजनेबल प्राइस पे बेचे। ठीक है ना, क्या कहते हैं, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्या कहते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। फिर क्या हो सकता है बेटा कि हम जिस सोसाइटी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसके आसपास एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो नीडी लोग हैं उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना। ये सारे के सारे क्या होंगे, उनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या आता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे जनरली मैं इसको क्या बोलता हूँ, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्या बोलता हूँ, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी बोलता हूँ। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को मैं क्या बोल सकता हूँ, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकता हूँ, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके पास एम्प्लॉय हैं, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन देना, उनको बेटर सैलरी देना। ठीक है, उनको टाइमली क्या कहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराना। ठीक है, क्या कहते हैं, उनको प्रमोशन देना। ठीक है, ये सारी के सारी चीज़ें अभी कहाँ जाएगी, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर फॉल करती हैं। तो इस तरीके से अगर मैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, तो क्या होते हैं, 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा मैनेजमेंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 पॉइंट्स अपने को कवर करने हैं। सबसे पहला क्या कहता है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। क्या करता है, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर मैं बात करूं तो मैं समझाऊं तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अलग अलग फंक्शंस में बटा हुआ है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अलग अलग फंक्शंस में बटे हुए हैं। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसका काम क्या है, मैन पावर मैनेज करना। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्रोडक्शन करना। सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, सेल्स करना। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, रॉ मटेरियल टाइमली परचेज करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, फंड को मैनेज करना। ठीक है, जब ये सारे के सारे डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, ये क्या हैं, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो ढंग से काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, तो क्या होगा, जब सेल्स डिपार्टमेंट अपने गोल्स को अचीव करेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने गोल्स को अचीव करेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा क्या करता है, हमें हेल्प करता है एफिशिएंसी इंक्रीज करने में। अभी मैंने ऊपर तुम लोगों को समझाया था एफिशिएंसी का मतलब, दो चीज़ें मैंने समझाई थी तुम्हें, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, मैनेजमेंट हेल्प करता है एफिशिएंसी इंक्रीज करने में, ठीक है। कैसे? जनरली जो मैनेजर है ना वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो मेरे प्रोडक्ट हैं, मेरी सर्विसेज हैं, उनको उनकी जो कॉस्ट है उनको रिड्यूस किया जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, जो अननेसेसरी एक्टिविटी होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करें। अगर वो एलिमिनेट किया जा सकता है तो उसको वो क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। या फिर जो वेस्टेज हो रहे हैं रिसोर्सेज को, ठीक है, उन वेस्टेजेस को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इस तरीके से मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है, ठीक है। और मैनेजमेंट ही हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाने में, डायनेमिक बनाने में। देखो डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहे। अब मैंने तुम्हें समझाया था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सारे के सारे इन्वायरमेंट होते हैं और इनके अंदर फ्रीक्वेंटली चेंज आता रहता है। और आप क्या करो, इन चेंजेस, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट के अंदर तो वो टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के पास टाइमली आ जाए, ठीक है, ताकि वो क्या कर पाए, एक्टिविटी अपने ढंग से कर पाए। कोई लीगल चेंज आया है, कोई नए लॉ आ गए हैं और उस लॉ का आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इम्पैक्ट है तो वो इम्पैक्ट को कंसिडर करना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें काम किसका है, मैनेजमेंट का है। इस वजह से मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनने में, यानी क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या कहता है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो ऊपर क्या बोला था हमें कि ये हमें हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में, और यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अगर एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय, यानी कि वो मैनेजमेंट वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना, जो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट तो पहुँचाता है, मगर साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए भी, उनके लिए भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। ऐसे मैनेजमेंट को हमेशा ऐसी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इस तरीके, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से मैनेज हो रहा होगा तो उसकी पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छी बनती है, उसकी ब्रांड वैल्यू भी क्या होती है, बहुत अच्छी बनती है। और हेल्प करते हैं जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में, ठीक है, क्या करने में, लॉन्ग टर्म रिटेन करने में हेल्प करता है। यानी कि ये क्या करता है, इस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो को रिड्यूस करने में, ठीक है। ये क्या था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या आया, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलपमेंट करना यार, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छी कंपनी क्या होगी, हमेशा एक नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगी, इनोवेटिव सर्विसेज इंट्रोड्यूस करेगी, ठीक है, जॉब क्रिएट करेगी। क्या कहते हैं, कोई अगर मान लो कि कोई नया प्रोडक्ट आया है, कोई नए आइडियाज़ को क्या करेगी, लेके आती हैं, जिससे क्या होता है कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनकी जो हैबिट है, उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है ना, उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो स्पीड अप होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या करती है, हेल्प करती है सोसाइटी को डेवलप करने में, क्या करती है, हेल्प करती है सोसाइटी को डेवलप करने में, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो गया, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे हमें देख रहा था फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर की बात की थी, सबके अंदर आंसर यही वाला आएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने टोटल मिलाकर कितने पॉइंट पढ़े, 5 पॉइंट, ठीक है। हमें ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है, हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये डायनेमिक बनाता है, ओके। इसके साथ साथ बेटा सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ से अपने क्या हो गए, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे वही 3 नेचर्स हैं। मैंने जैसे कि आपके पास 10th पास करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस थे, क्या आप या तो साइंस लोगे या कॉमर्स में जाओगे या क्या करोगे, आर्ट लोगे। तो यहाँ पे भी वही है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, कॉमर्स मैनेजमेंट। जब आप कॉमर्स ले रहे हो तो यहाँ पे क्या बनोगे, प्रोफेशनल बनोगे ना, CA CMA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS MBAs, ये क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और तीसरा क्या था, मैनेजमेंट एज अ आर्ट,
ठीक है। तो हम आके देखते हैं जरा क्या, पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में। तो देखो साइंस के अंदर क्या होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जब भी आपको क्या करते हैं, आपको सपोज करो आपने साइंस लिया है और आपको क्या करना है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, तो आप क्या करते हो, एक बुक खरीदते हो, ठीक है ना, उस बुक को पढ़ना शुरू करते हो और उनको पढ़ के सीखते हो, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ कि साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसी तरीके से अगर मैं मैनेजमेंट के अंदर जाऊँगा तो वहाँ पे भी ऐसे होता है, ठीक है ना, कि मैनेजमेंट के भी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उन बुक्स को पढ़ के आप मैनेजमेंट की टेक्निक्स को सीख सकते हो, ठीक है। तो यानी ये मैं बोलूँ कि जो पहला फीचर था साइंस का, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो फीचर है वो किसके अंदर है, हमारे मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है। तो ये पहले दोनों फीचर क्या होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी और साइंस के दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल आप क्या करते हो, डिराइव करते हो, वो सारे के सारे किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू होके डिराइव हुआ होता है। जैसे कि ग्रेविटी का लॉ है, ठीक है ना, फोर्स का लॉ है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकली हुई हैं। इसी तरीके से जितने भी आपने वाले चैप्टर्स में आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की टेक्निक्स वगैरह सीखोगे, वो भी क्या है कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डेवलप हुए हैं। क्या हुए हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डेवलप हुए हैं। तो यानी कि ये जो सेकंड फीचर था किसका, साइंस का, वो किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। एंड थर्ड क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंस के फॉर्मूले होते हैं, जो साइंस के क्या कहते हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी कोने में जाओगे तो वो क्या होते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं। मगर क्या है, मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, वो एज इट इज़ हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, थोड़ा उनको अंदर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एरिया टू एरिया, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग एक्टिविटी के लिए। तो इस वजह से इसकी क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। यानी कि ये जो साइंस का फीचर्स था वो मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच नहीं हुआ। ये दोनों मैच हुए, ये वाला मैच नहीं हुआ। इस वजह से मैं क्या कहता हूँ कि मैनेजमेंट साइंस तो नहीं है, ठीक है ना। हालांकि इसके दो पॉइंट कॉमन है, तो मैं इस बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अगर ये तीनों फीचर्स मैच कर रहे थे तभी ये क्या होता, एग्जैक्ट साइंस होता। ओके, फिर हम देखते हैं क्या, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाला दोनों क्या कहते हैं, इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जब आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, CA CS CMA बनना चाहते हो, इनके अपने या डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना चाहते हो, तो इनके क्या है, इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, इनकी बुक्स आती हैं, आप इन बुक्स को पढ़ते हो, ठीक है, और फिर उनसे क्या करते हो, उनसे सीखते हो। ठीक इसी तरीके से मैनेजमेंट के भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन बुक्स को पढ़ के, ठीक है, मैनेजमेंट की टेक्निक्स वगैरह जो प्रिंसिपल्स हैं वो सीख सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोफेशन के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मैनेजमेंट के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। यानी कि प्रोफेशन का फर्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट के फर्स्ट पॉइंट से मैच करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हो तो हर कोई मुंह उठा के डॉक्टर तो बन नहीं जाएगा। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग पास करनी पड़ती है, और जब उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है तब वो क्या करता है, डॉक्टर की प्रैक्टिस करने लगता है। ऐसे तो यार अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ऐसे तो हर कोई आएगा, हाथ में चक्कू लेगा, सफ़ेद कोट पहनेगा और ऑपरेशन करने निकल जाएगा, करेगा कि आज तो तेरा ऑपरेशन करूंगा। ऐसा तो नहीं चलेगा ना बेटा। तो इस वजह से वहाँ पे एंट्री को क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। मगर मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर पढ़े से पढ़ा लिखा बंदा मैनेजर हो सकता है और एक अनपढ़ इंसान भी मैनेजर हो सकता है। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ धीरू भाई अंबानी का, ठीक है। धीरू भाई अंबानी ऑब्वियस सी बात है, फाउंडर ऑफ द रिलायंस कंपनी, ओके। वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, मगर इंडिया के अंदर यार उनसे, मेरे हिसाब से उनके जितना अच्छा मैनेजर तो कोई हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ कि मैनेजमेंट के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी मैनेजर क्या हो सकता है, बन सकता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन।
तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करो, डॉक्टर्स की बात करो, इंजीनियर्स की बात करो, या किसी दूसरे लॉयर या फिर आर्किटेक्ट की बात करो, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके उनके प्रोफेशन के लिए एक बॉडी बना हुआ है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। उनको क्या करना पड़ता है, उन प्रोफेशनल्स को उन बॉडी के पास अपने आप को क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जैसे डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास रजिस्टर्ड कराना होता है, लॉयर्स को बार एसोसिएशन के पास रजिस्टर कराना होता है, ठीक है ना। तो वो हर एक प्रोफेशनल्स जो होते हैं अपने क्या कहते हैं, ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े हुए होते हैं, और उनसे अगर वो जुड़े हुए नहीं है, उनके पास अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अब एज अ प्रोफेशनल वो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। मगर सेम चीज़ अगर आप किसके अंदर ढूंढने जाओ, तो मैनेजमेंट के अंदर ढूंढने जाओ, तो आजकल क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन बन रहे हैं, ठीक है ना। अभी इंडिया में खास करके क्या है, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है, ठीक है ना। जैसे कि AIMA है, जिसका ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। तो ये भी किस मैनेजमेंट मैनेजर्स के लिए बना हुआ है, जो अपने पास लोग चाहें तो वॉलंटरली, ऑब्वियस सी बात है, वॉलंटरली इनके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, मगर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मगर जो प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन कंपलसरी होते हैं, मगर मैनेजर्स के लिए क्या है, ये कंपलसरी नहीं है किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ना, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो फीचर था प्रोफेशन का, वो मैनेजमेंट के अंदर हमें नहीं मिला, यानी कि ये वाला फीचर्स भी नहीं मिला। नेक्स्ट पॉइंट क्या, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अभी भी मैंने आपको समझाया प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं ना, ये अपने मेंबर्स के लिए क्या बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। सिंपल भाषा में बताऊँ आपको तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। हर एक प्रोफेशनल्स को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अगर आप उन एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन आपके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। इवन आपकी जो डिग्री है वो तक छीनी जा सकती है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, मैनेजमेंट के लिए भी प्रोफेशनल एसोसिएशन बनने लगे हैं। AIMA मैंने न्यू दिल्ली का एग्जांपल लिया था। ये भी क्या कर रहे हैं, अपने मैनेजर्स के लिए क्या कर रहे हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना इन्होंने शुरू किया है। मगर किसी भी मैनेजर को इन एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना लीगली कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो था, जो कि प्रोफेशनल के अंदर कंपलसरी है, वो मैनेजमेंट के अंदर हमें कंपलसरी नहीं दिखा। ये दोनों, ये वाला फीचर भी क्या है, मैनेजमेंट के अंदर एब्सेंट है, ओके। फिर लास्ट हमने क्या बात कर रहे हैं, सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए काम करते हैं। डॉक्टर का मेन पर्पस क्या है, ये थोड़ी कहेगा सुबह शाम उठ के वो कहेगा कि यार इंडिया के अंदर या देश के अंदर कोई बड़ी बीमारी आ जाए और मेरा धंधा चल पड़े, ऐसा नहीं है। उसका काम क्या है, सोसाइटी को सर्व करना, उसके पास जो मरीज आए हैं उनको ठीक करना। हाँ, सर्व करते हुए फीस ले अपनी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो प्रॉफिट मोटिव से कभी भी काम नहीं करेगा, कोई भी प्रोफेशनल हुआ, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल का मोटिव क्या होता है, सर्विस करना, सोसाइटी के लिए अच्छे से अच्छा करना। मगर मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर्स के लिए ऐसा नहीं होता। ये सोनली प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं। किसके लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनका पूरा का पूरा जो मकसद होता है वो क्या होता है, किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाऊं। तो देखो दोनों का क्या है, मोटिव ही चेंज है। इसका क्या है, सर्विस मोटिव है, मैनेजर्स का क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। यानी ये वाले फीचर्स भी हमें क्या मिला, मैनेजमेंट के अंदर नहीं मिला। तो इन सब के बेसिस में देखता हूँ कि ये पांचों फीचर्स होते हैं हमें मैनेजमेंट के अंदर एब्सेंट मिले। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन तो नहीं है। तो अब अपने पास क्या बचा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है ना। आर्ट के अंदर क्या होता है, एग्जिस्टेंट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, अगर मैं म्यूजिशियन की बात करूं तो वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है ना, और बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, और उससे क्या सीखते हैं, अलग अलग जो राग्स होते हैं म्यूज़िक के अंदर वो सीखते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे ये म्यूजिशियन राग सीख रहे हैं बुक्स से, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए भी क्या है, डिफरेंट मैनेजमेंट के बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, और वो उन बुक्स को पढ़ के अलग अलग मैनेजमेंट की टेक्निक सीखते हैं, ठीक है ना। यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट के अंदर भी होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर भी है। तो ये दोनों जगह, ये पहला फीचर आर्ट में भी प्रेजेंट है और मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। ठीक, सेकंड क्या बोला मैंने, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज अपनी, आपने बुक पढ़ी, आपने अलग अलग राग सीखे, ठीक है ना। अब आप जब म्यूजिक बना रहोगे ना, उसके अंदर क्या लेके आओगे, कुछ यूनिकनेस लेके आओगे, ठीक है ना। आजकल देखते हैं फ्यूजन म्यूजिक, सुना है कभी, इंडियन क्लासिकल और उसके अंदर फिर क्या करते हैं, हिप हॉप मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो या फिर क्या कहते हैं, सूफी सॉन्ग के साथ कोई दूसरा फॉर्म ऑफ म्यूजिक मिक्स करके एक नया सॉन्ग बना दिया। ये क्या था, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन म्यूजिक डायरेक्टर्स का,
ओके। तो ऐसा ही मैनेजमेंट के अंदर भी होता है बेटा। आपने जो बुक्स में पढ़ा है ना, उसको वो सिचुएशन एग्जैक्टली आपको रियल लाइफ में नहीं मिलेगा। मैनेजर्स को अलग अलग सिचुएशंस को क्या करना पड़ता है, टैकल करना पड़ता है, उनके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, जो उन्होंने सीखा है उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये वाला पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट में भी है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन मैनेजमेंट में भी है। तो ये पहले 2 पॉइंट तो अपने को कॉमन मिल गया आर्ट के अंदर। तीसरा क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेटा जी, म्यूजिशियन जो है कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपनी म्यूज़िक को इम्प्रूव करते रहते हैं और हमेशा कुछ नया से नया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखो ना, इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री को देखो ना, अब आपको क्या मिले, कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे कि रैपर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, पहले हम जब रैप समझते थे तो उसका दिमाग में आता था कि इंग्लिश रैप, एमिनम और दूसरे रैपर। मगर अब क्या हो रहे हैं, ये जो रैपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में गा रहे हैं। ठीक है ना, हिंदी में, पंजाबी में। ठीक है, तो ये क्या था, उनकी क्रिएटिविटी थी। सेम चीज़ आर्टिस्ट जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, मैनेजर्स को भी वैसे ही करना पड़ता है। अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी से डिसीजन लेना पड़ता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है सिचुएशन को। ठीक है, तो ये तीसरा फीचर भी हमें क्या मिल गया, आर्ट का मैनेजमेंट में मिल गया। तो मैनेजमेंट के आर्ट की ये तीनों के तीनों फीचर, थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों के तीनों फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। इसीलिए मैं क्या कहूँगा, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट साइंस तो है, मगर एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। ओके, समझ आया इतना टॉपिक। ये क्या था हमारा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। क्या होता है कि इससे ना बहुत केस स्टडीज़ आने के चांसेस जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अपने को अब क्या करना है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है और यहाँ से हम सीखेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टोटल मिला के 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे ऊपर जो होता है वो टॉप लेवल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, मिडिल लेवल, और उसके बाद क्या आता है, लोअर लेवल। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के सबसे हायर अथॉरिटीज़ होते हैं। देखो अपने सामने ना ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पिरामिड शेप का जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो सबसे टॉप में कॉलम दिख रहा है, ये किसका है, टॉप मैनेजमेंट का है। देन ये क्या है, मिडिल मैनेजमेंट है, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सारे यानी कि ये बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट पे होते हैं, जिनको ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डिसीजन लेते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं डिसीजन लेते। इनके जो डिसीजन होते हैं, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर क्या आता है, मिडल मैनेजमेंट। क्या आता है, मिडल मैनेजमेंट। जनरली मैं इनको क्या कहता हूँ, डिपार्टमेंटल हेड्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं इसे, डिपार्टमेंटल हेड्स कहता हूँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं फंक्शनल बेसिस पे अगर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, तो वहाँ पे कितने डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है ना, ये सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है और इन सब के हेड्स जो होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, परचेज मैनेजर। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सेल्स मैनेजर। मार्केटिंग का हेड मार्केटिंग मैनेजर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्लान सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, अलग अलग डिवीजन के हेड जो हैं, या डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिडल मैनेजमेंट। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है और ये अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे कौन होता है, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल लोअर पे। ठीक है ना, ये फैक्ट्री लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपके एक्चुअल प्रोडक्शन चल रहा है, एक्चुअल ऑपरेशन चल रहा है, इसीलिए हम इसको सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल मैनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस पे कौन कौन होगा, सुपरवाइजर होगा, सुपरिटेंडेंट होगा, फोरमैन का काम क्या होता है, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको देखना, ठीक से कर रहे हैं और डायरेक्शंस उनके लिए इशू करना। ठीक है, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव जो क्या कहते हैं, इनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या था, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर था मैनेजमेंट का। ठीक है, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट, देन मिडिल मैनेजमेंट, और फिर क्या आ गया, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो सारी की सारी अथॉरिटी जो होती है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इनके पास होती है, फिर इनके पास और फिर इनके पास। देखो ना, अथॉरिटी जो है ना,
टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। और जबकि अकाउंटेबिलिटी कहाँ से जा रही है, बॉटम से टॉप की तरफ, यानी कि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो अकाउंटेबल रहेगा किसकी तरफ, अकाउंटेबल रहेगा मिडिल मैनेजमेंट के लिए, और मिडिल मैनेजमेंट किसकी तरफ अकाउंटेबल रहेगा, टॉप मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स डिसाइड करते हैं, और ये किसको कम्युनिकेट करते हैं, मिडिल मैनेजमेंट को, ठीक है ना। इन्होंने टॉप मैनेजमेंट ने जितने भी प्लान्स, पॉलिसी वगैरह बनाए हैं उनको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की होती है, ठीक है। और ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तरीके से अगर मैं तुम्हें बताऊं ना तो यहाँ पे टॉप लेवल है और यहाँ पे मिडिल लेवल है, बीच लोअर लेवल है और बीच में क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करती है, लिंक करती है किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में क्या करती है, लिंक करती है। सपोज करो कि आप फैक्ट्री पे हो और आपके वर्कर ने क्या किया, अपने सुपरवाइजर से कोई ग्रीवियंस बताई, अपनी कोई प्रॉब्लम बताई, तो वो सुपरवाइजर अगर उस प्रॉब्लम को अपने लेवल पे ही सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सपोज करो कि वो जो प्रॉब्लम थी वो उसके अथॉरिटी में नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा मिडिल मैनेजमेंट से, यानी कि अपने डिपार्टमेंट हेड से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट हेड जो है वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और अगर वो प्रॉब्लम इस लेवल का है जो उससे भी आउट है, देन वो क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। कभी भी लोअर मैनेजमेंट जो है ना डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट तक कम्युनिकेशन नहीं करेगा, ये गैप नहीं होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, और यही इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड होती है, अथॉरिटी भी डिसाइड होती है, ठीक है। आओ अब जल्दी से ना मैं तुम्हें क्विकली तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या बता देता हूँ, फंक्शंस बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल की। तो टॉप लेवल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान, पॉलिसी बनाना, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी वो डिसाइड करना, जितने भी रिसोर्स चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, मैन मटीरियल, मशीन्स, ठीक है ना, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें कौन अरेंज करता है, टॉप मैनेजमेंट अरेंज करती है, ठीक है। पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उनके सर्वाइवल के लिए, वेलफेयर के लिए, ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, ये किसके लिए कौन करता है, ये टॉप मैनेजमेंट करता है। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के बने हुए टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट के जब डिपार्टमेंट की बात आएगी ना तो वो भी हमारे लिए आउटसाइड वर्ल्ड है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना होगा ना, तो याद रखना, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ ये बात, ये क्या करेगी, टॉप मैनेजमेंट नहीं करेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल मैनेजमेंट की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल मैनेजमेंट की। मगर बाकी आउटसाइड वर्ल्ड में फिर क्या आएगा, इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कोई बाहर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसको इम्प्लीमेंट करवाना हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, कोई इंटरनेशनल टेंडर निकल रहा है, उन सब चीज़ों से जो कांटेक्ट करने की बारी आएगी, अप्लाई करने वाली, तो कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट ही करेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है कि जो अलग कोऑर्डिनेशन है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टॉप मैनेजमेंट की होती है। और साथ साथ याद रखना, जो भी हमारे बिजनेस, मैंने भी समझाया था तुम लोगों को, बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि जितने भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं उन चेंज को क्या करते रहना, एनालाइज करते रहना, स्कैन करते रहना बिजनेस इन्वायरमेंट को, ठीक है। और बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ रहे हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन पे अगर इम्पैक्ट है तो उस इम्प्लीकेशन को क्या करना, पहले से एस्टिमेट करके रखना, और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टॉप मैनेजमेंट की होती है, ठीक है ना। तो ये क्या था, फंक्शंस जो थे टॉप मैनेजमेंट के वो थे। फिर हमारे क्या आगे, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैंने अभी भी तुम्हें समझाया, डिपार्टमेंटल हेड्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या करता, और मैंने समझाया था कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लिंक करता है। क्या करता है, टॉप लेवल और जो टॉप लेवल होते हैं उसको, और जो सुपरवाइजरी लेवल है, इन दोनों के बीच में लिंक का काम कर रहा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो देखो मिडिल लेवल क्या कर रहा है यहाँ पे, मिडिल लेवल क्या करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लो लेवल। जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई हैं उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना और उस पॉलिसीज को समझाना किसको, लो लेवल को, ठीक है ना, वो किसका काम है, मिडिल लेवल का काम है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट, अलग अलग जो उसके, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे सेल्स
करेगा, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, उसके लिए बाकी चीज़ें डिसाइड करना किसका काम है, डिपार्टमेंटल हेड का काम है, यानी कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय है, यानी कि स्टाफिंग का जो प्रोसीजर है वो कौन फॉलो करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स बताया था ना मैंने तुम्हें, डिपार्टमेंट होता है अलग से, तो वो काम करते हैं। इसके अलावा बेटा जी जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर मोटिवेशन देना, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करना, ये भी किसकी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ साथ क्या करता है, ये कॉर्पोरेट करता है। मैंने अभी भी तुम्हें पॉइंट में समझा दिया कि जो अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनके साथ कम्युनिकेट करना, कॉर्पोरेट करते रहना, वो किसका काम है, मिडिल लेवल का काम है। और इसके अलावा जो टॉप लेवल ने प्लान्स बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, वो इम्प्लीमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट करवाएगी। ठीक है। फिर कौन सा आता है हमारा, लोअर और सुपरवाइजरी लेवल। ये क्या करता है, ये करता है जो वर्कर्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम किसके पास लेके जाते हैं, लोअर लेवल के पास लेके जाते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर लेवल की। एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, सेफ्टी ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी ऑफ वर्कर, ठीक है ना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर लेवल की। इसके अलावा मैंने क्या बोला कि ये कम्युनिकेट करता है मिडिल लेवल से, तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जब मिडिल लेवल रिक्रूटमेंट कर रहा हो, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो जब रिक्रूट कर रहा होगा एम्प्लॉय को, तो ये बताएंगे कि यार किस जो हमें एम्प्लॉय चाहिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोडक्ट लेवल पे काम कर रहे थे, फ्लोर लेवल पे काम कर रहे थे, इसलिए इनके पास बेटर वो होती है, एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों को लेके। ठीक है। वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर, सजेशन के जो वर्कर्स जो सजेशन दे रहे हैं उन सजेशन को कम्युनिकेट करना, उनको रिसीव करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोअर लेवल की। इसके अलावा क्या होता है बेटा जी, वर्कर के मोरल को बूस्ट करेगा। ठीक है। जो लेबर मटेरियल और यूज़ कर रहे हैं उसकी वेस्टेज को कम करेगा। ठीक है ना। अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड गुड्स की जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की होती है। ठीक है। तो अपना लास्ट ओके बच्चों, अपना लास्ट टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेशन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि ना एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शंस में बटी हुई है। ठीक है ना। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो और अलग अलग जो फंक्शन हैं वो क्या कर रहे हैं, एक यूनाइट होकर काम करें किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ये बात कौन इंश्योर करता है, ये बात कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी इंश्योर करती है। ठीक है। हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, दूसरे मैनेजर्स के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करें उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके वो काम करें। ठीक है। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या होगा, एक तरीके से किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन क्या है, वो पूरे के पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन ही है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सबको क्या करता है, उन सबको इंटीग्रेट करता है। ठीक है। तो यानी कि पहला अगर मैं नेचर की बात करूँ तो क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। देखो इतने सारे डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, क्या कहते हैं सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है। ये सारे के सारे अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना। ये एक्टिविटी क्या करें, एक दूसरे के साथ प्रॉपर सिंक में हो, जितने सेल्स मैनेजर को जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ही क्वांटिटी क्या करे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करे, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है ना। जितने प्रोडक्शन मैनेजर को क्या चाहिए होगा, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, परचेज मैनेजर उतने ही रॉ मटेरियल परचेज करेगा, ज़्यादा परचेज कर लेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है ना। ये सारी, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो क्या करें, एक दूसरे के साथ यूनिटी में आके एक ही एम की तरफ काम करें। ठीक है ना। तो ये कौन इंश्योर करता है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। तो यानी क्या बोला, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है ना। जितने भी मैनेजर, जितने भी डिपार्टमेंट्स के एक्शंस होते हैं वो किसकी तरफ होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की तरफ होने चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। आप चाहे जिस मर्जी टाइप के डिपार्टमेंट में जाओ, ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन आपका बड़ा हो, आपके प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है ना, एक बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन या बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह हमें क्या होती है, हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं क्या कहूँगा, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन इज
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, हर एक चीज़ के लिए बाकी मैनेजर्स को जिनके साथ उसके क्या कहते हैं एक्टिविटी लिंक्ड हो रखी है उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके काम करे। जैसे कि अगर परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर परचेज करने से पहले प्रोडक्शन मैनेजर से क्या कर ले, प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर ले कि भैया किस टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्वालिटी हमें मुझे इंश्योर करनी है। ये सारी बातें जब वो क्या करेगा प्रोडक्शन मैनेजर से समझ लेगा तभी वो जाके परचेज करने जाएगा। और याद रखना प्रोडक्शन मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब वो परचेज का ऑर्डर दे रहा है परचेज मैनेजर को तो ये सारी बातें उसको बताए, ठीक है ना। तो परचेज मैनेजर भी पूछे अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने नहीं बताया, और प्रोडक्शन मैनेजर क्या करे, खुद अपने आप ही बताए अगर परचेज मैनेजर ने पूछा है नहीं पूछा है। तो याद रखना क्या है, कोऑर्डिनेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। और इसी पॉइंट के अंदर मैंने क्या कवर किया, कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। मैंने क्या बताया कि परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन मैनेजर से ले, और प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन किसको दे, वो परचेज मैनेजर को दे, ठीक है। यानी कि ये काम हमें क्या करना है, डेलिब्रेटली करना है। हम किसी और डिपार्टमेंट का, किसी और पर्सन का हम इंतज़ार नहीं करेंगे यार वो आके मुझे खुद बताएगा, मैं क्यों पूछने जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मैनेजर की है और ये काम डेलिब्रेटली जाके करना है। अच्छा बच्चों, एक बार इन्हें ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट की बात करो, यहाँ पे इस पॉइंट को दोबारा समझना। एक्चुअली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना अलग अलग पर्सनल होते हैं, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग वर्किंग स्टाइल होता है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है कि इस वजह से उनके जो एफर्ट हैं वो सारे के सारे एक ही दिशा में जाएं। ये चीज़ इंश्योर करने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया अपने पास, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की 3 पॉइंट के अंदर हमें समझना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, ग्रोथ इन साइज। अगर मान लो कि हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 5-6 लोग ही काम कर रहे हैं, जैसे अपने गली के अंदर जो हमारे परचून वगैरह की ग्रॉसरी शॉप होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, एक गले पे बैठे हुए होते हैं, 2-3 उनके वो सर्वेंट्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इतना छोटा सा है कि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है ना, हमें अब कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है क्योंकि वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मगर वहीं पे जब मैं एक शॉपिंग मॉल में जाऊंगा तो वहाँ पे देखोगे यार कि वो कितना बड़ा साइज़ में ही कितना बड़ा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अलग अलग क्या कहते हैं शॉप्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से पूरा का पूरा वो बटा हुआ है। बिग बाज़ार की बात करो तो, ठीक है, तो उसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया ना कि वहाँ पे क्या करना है, अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएँ तो वो उनका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जितने बड़े साइज में होती है उसके लिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या हो, ज़्यादा बड़ा हो, तो हमारे लिए कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ फंक्शनल डिफरेंशिएशन की। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, HRD जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। देखो ना, इन डिपार्टमेंट्स के क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के फंक्शन जो होते हैं ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं दूसरे से, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझें, ठीक है ना। जब क्या कहते हैं, सपोज करो कि जो प्रोडक्शन ये परचेज मैनेजर है उसको क्या चाहिए, गुड्स परचेज करने के लिए फंड चाहिए, फंड कौन रिलीज़ करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा कि परचेज डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को समझेगा, ठीक है। दोनों के फंक्शन बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों के फंक्शन क्या हैं, बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जब 2 डिपार्टमेंट काम कर रही होती है तो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। इस वजह से क्या करना होगा, तो दोनों डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब परचेज मैनेजर फंड रिलीज़ कराने जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो यार उसको क्या करेगा, प्रॉपर कम्युनिकेट करेगा कि मुझे इतना फंड क्यों चाहिए, कहाँ पे है, अगर 2 प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ये सस्ता है ये महंगा है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें यार बताएगा ना कोऑर्डिनेशन करके। तभी तो यार वो क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉन्फिडेंस में आकर उसको फंड रिलीज़ करेगा, उससे पता लगेगा यार हाँ यार ये जो फंड ले रहा है वो तो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है,
ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना। ओके, एंड द लास्ट वन इज क्या, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अगर मैं मॉडर्न टाइम में देखूँ ना तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है, और वहाँ पे हम वो पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना किस चीज़ पे ध्यान देती है, स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देती है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं। अगर मान लो कि मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे एक से ज़्यादा इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को लेके, प्रोडक्ट की डिज़ाइन को लेके, ठीक है ना। तो इतने ज़्यादा जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो सब क्या, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारे के सारे काम किस तरफ करें, कि इस तरीके से करें कि ऑर्गेनाइजेशन का और ये सारे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या करें, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। ठीक है, क्या कर पाएँ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। देखो स्पेशलिस्ट हैं, हर एक स्पेशलिस्ट अगर अपने अपने तरीके से, हर एक स्पेशलिस्ट अगर अपने अपने यूनिक तरीके से काम करने लग जाएगा ना, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन फैलने लग जाएगी, केओस हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जो अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं वो प्रॉपर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके क्या करें, काम करें, और एक दूसरे के तरीके को क्या करें, समझें, तभी हम क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब बच्चों, अब मैं तुम्हें एक दो बातें बताता हूँ जरा, कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको केस स्टडी में क्या पड़ेगा, हेल्प करने में मदद मिलेगा, ठीक है। याद रखना कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि हमेशा ना फर्स्ट प्लानिंग स्टेज से ही शुरू हो जाता है कोऑर्डिनेशन। जितने भी आप क्या कहते, देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन है प्लानिंग स्टेज से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जो फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में जो हम चीज़ करने वाले हैं, हम उसको एडवांस में ही डिसाइड करके रखते हैं, यानी कि एडवांस में ही हम क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं फ्यूचर में हमें जो जो एक्शन लेने हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। उसके हिसाब से क्या होता है, हम अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम क्या करते हैं, जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा या अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे बांटा, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टाफिंग रखेंगे, यानी कि उस स्टाफ को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अब एक बार जब स्टाफ हमारा अपॉइंट हो गया, हमारा स्टाफ जो हमारा अपॉइंट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनके स्टाफ को प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ता है। प्रॉपर हमें क्या देना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है कि काम को कैसे करना है, ताकि जो हमारा क्या हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ठीक है ना, वो हम क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। ओके, एंड लास्ट स्टेज क्या होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एंड रिजल्ट है और जो हमारा क्या होता है सोचा हुआ रिजल्ट था, उन दोनों के बीच को उन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। और कंपेयर करके अगर कोई डेविएशन आया है, यानी कि कोई डिफरेंस आया, हमारा रिजल्ट, हमारा एक्चुअल रिजल्ट और हमारा जो प्रोजेक्टेड रिजल्ट था उसके अंदर कोई डिफरेंस आया है, तो हम उस डिफरेंस के रीज़न को आइडेंटिफाई करके हम उसे क्या करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या था, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट था। और कोऑर्डिनेशन जो है ना, इन सभी फंक्शंस के अंदर हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो मैं एक तरीके से अगर आज के टाइम में देखूँ ना, तो जो मैनेजमेंट का क्या है, जो कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस में ही आ जाता है, क्योंकि ये हर कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शंस के अंदर इनहेरेंट है, ठीक है। बिना अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, केओस हो जाएगा। और हम कभी भी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही है, वो कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी, उसका सर्वाइवल तक मुश्किल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो याद रखना, ये कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमेशा प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है और एंड तक चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है बेटा। हमें पूरे के पूरे थ्रू आउट द मैनेजमेंट के अपने फंक्शंस के दौरान उन्हें क्या करते रहना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करते रहना पड़ता है। ओके, यहाँ पे आपका क्या हुआ कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पाया हूँ, ठीक है। प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मन लगा के जो बच्चे अभी 12th में हैं वो इसे अभी से रिवाइज करो, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल चैप्टर तैयार हो जाए। जिन बच्चों का भी पेपर आने वाला है 12th में जुलाई के अंदर, वो प्लीज़ रिवाइज करें इसको, और फिर अपनी डिटेल्ड के लिए अपनी बुक को भी एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। बुक अगर मैं बताऊँ आपको, तो मैं रेफ़र करता हूँ पूनम गांधी मैम की बुक या फिर सुभाष डे सर की बुक, ठीक है। ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी है। तो प्लीज़ बच्चों अच्छे से रिवाइज करो इसको। हैप्पी स्टडीज़, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।